जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 3 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में हम अपना जो डीएसआर का कंसेप्ट्स का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले चैप्टर 1 में दो कंसेप्ट्स आज हम स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ डाटा और कैटेगरीज ऑफ डाटा। ठीक है, इन शॉर्ट इनको भी आप टाइप्स ऑफ डाटा, कैटेगरीज को भी आप टाइप्स ऑफ डाटा ही समझिए। हमने डाटा का एनालिसिस करना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन है हमारे पास, कोई भी बिजनेस इंफॉर्मेशन, उसका एनालिसिस करना है। एनालिसिस के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए डाटा है क्या, और फिर उसके बाद एनालिसिस का पर्पस क्या होता है। डाटा क्या जी, कह रहा है डाटा है रॉ फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं। हर वो इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं, कहाँ से कलेक्ट करते हैं? ऑब्जर्वेशन से, या हम खुद ऑब्जर्व करेंगे डाटा कलेक्ट होगा, या मेजरमेंट से, यानी हो सकता है कि हम कुछ टूल्स इस्तेमाल करें, उन टूल्स की मदद से डाटा मेजर करें। सारा डाटा हम खुद मेजर नहीं करते। कुछ डाटा, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे से कोई पूछे कि जी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, मैं खुद बताऊंगा ये डाटा मैंने खुद ऑब्जर्व किया। ठीक है, लेकिन फर्ज कीजिए हमारे आईटी रूम में कोई पर्सन बैठा हुआ है, क्लास में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब वो सीसीटीवी कैमरा कैप्चर कर रहा है डाटा। ठीक है, डाटा सिर्फ हम इंसान कैप्चर नहीं करते, टूल्स मशीन्स भी डाटा कैप्चर करते हैं, वो भी डाटा मेजर हो रहा है, तो उसको भी हम डाटा ही कहेंगे। ठीक है, डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स। इसे रॉ फैक्ट्स क्यों बोला? क्योंकि ये हम एज इट इज फॉर्म में कैप्चर कर रहे होते हैं, हमने इसको बाद में क्लासिफाई करना है। ठीक है, तो ये डाटा क्या है? रॉ फैक्ट्स जो हमें ऑब्जर्वेशन से या मेजरमेंट से हासिल होता है। क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, नेक्स्ट, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती है। डाटा जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जैसे कुछ नंबर्स की शक्ल में हो सकता है, टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, ABC 1 2 3 ये भी डाटा है। AB टेक्स्ट की शक्ल में ABC ये भी डाटा है। पिक्चर की शक्ल में डाटा हो सकता है। ठीक है, वीडियोस हो सकते हैं, डिफरेंट सिंबल्स हो सकते हैं, और डिफरेंट रिकॉर्ड जो हम मेंटेन करते हैं। जैसे एक कॉलेज की एग्जांपल ले, चूंकि कॉलेज की एग्जांपल इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसके साथ फेमिलियर होते हैं, इसको समझना आसान है। कॉलेज की एग्जांपल में क्या कॉलेज आपका डाटा मेंटेन कर रहा है? आपने एडमिशन फॉर्म सबमिट करवाया, ऐसा ही है, उसमें आपने अपनी डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन दी। वो इंफॉर्मेशन, उसमें आपका नाम भी है, डेट ऑफ बर्थ भी है, इवन आपकी पिक्चर भी है। ठीक है, और कुछ और डाटा भी होगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जा रही है आपसे, वो क्या है? वो डाटा। ठीक है, उसमें नंबर भी शामिल है, उसमें टेक्स्ट भी शामिल है, पिक्चर भी हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ रिकॉर्ड में हो सकता है सिर्फ टेक्स्ट हो, कुछ में सिर्फ नंबर्स हो, कुछ में कॉम्बिनेशन हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। डाटा क्लियर हो गया? अच्छा, अब आपका डाटा रॉ फॉर्म में कॉलेज के पास है। रॉ फॉर्म में इसलिए कह रहा हूं कि अभी कॉलेज ने उसे अपनी किसी पर्पस के लिए क्लासिफाई नहीं किया। ठीक है, क्या ये डाटा कॉलेज के लिए या कॉलेज के किसी भी एम्प्लॉय के लिए यूजफुल है? किसी पर्पस के लिए बताइए, क्या ये डाटा जो आपने सबमिट करवाया है वो बिल्कुल यूजफुल है? फॉर एग्जांपल कॉलेज ने ये डिसाइड करना है कि आपने उस एडमिशन फॉर्म में किस किस सब्जेक्ट्स में एनरोलमेंट करवाई है ताकि आपकी सीट अलॉट की जाए उसे, ये डाटा उस पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, ये डाटा बिलिंग पर्पस के लिए भी यूज हो सकता है। कैसे? पता चले कि किस स्टूडेंट ने कितने सब्जेक्ट ऑप्ट किए हैं, कितनी फीस पे की है, और बाकी कितनी फीस रिमेनिंग है। क्या ये डाटा मार्केटिंग पर्पस के लिए यूज हो सकता है? बताइए, क्या ये डाटा जो आपने सर बिल्कुल यूज हो सकता है। जैसे जो आपने डाटा सबमिट करवाया है, अगर हम उसको थोड़ा सा फिल्टर करके देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो किस सिटी से आ रहे हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल जो हैं वो किस सिटी में ज़्यादा इनरोलमेंट है, उस सिटी में एडवर्टीजमेंट हो सकता है हम ज़्यादा करें क्योंकि उसमें स्टूडेंट बेस ज़्यादा है। हो सकता है उसमें कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश करें। क्या डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कस्टमर आ रहा है उसकी लोकेशन क्या है? बिल्कुल। तो इस पर्पस के लिए सारा डाटा कलेक्ट किया जाता है। डाटा क्या है हमें समझ आ गई। डाटा याद रखें तभी यूजफुल होगा जब आप इसको ऑर्गेनाइज करेंगे और इसको एनालाइज करेंगे। क्लियर?
ये आज की एज मैंने बोला था इंफॉर्मेशन एज है, ठीक है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन ही असल में पावर है। आपके पास सही इंफॉर्मेशन हो, करेक्ट टाइम पे इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। आपके लिए फर्ज कीजिए कि अगर आप का मोबाइल है उसमें इंफॉर्मेशन सेव है, क्या आप अगर जैज कैश ऐप यूज कर रहे हैं या कोई बैंकिंग ऐप यूज कर रहे हैं, उसका यूजर नेम और पासवर्ड ये क्या है, ये डाटा ही है, यूजर नेम और पासवर्ड। क्या आप समझते हैं कि यूजर नेम और पासवर्ड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है? बिल्कुल है। अगर किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास ये इंफॉर्मेशन आई, वो हो सकता है लाखों रुपए आपके अकाउंट में से निकलवा ले। और आप अक्सर सुनते होंगे डार्क वेब पे डाटा सेल हुआ, ठीक है। वो क्या होता है, वो बेसिकली हैकर्स ये सेंसिटिव डाटा हैक करते हैं, डार्क वेब पे सेल कर देते हैं। वो किस वजह से सेल करते हैं? वो वैल्यूएबल है तो सेल हो रहा है ना, ठीक है। तो इसीलिए डाटा हमारे सारे फैक्ट्स, और वो यूजफुल कब होगा, जब हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे। फिर उसके बाद छोटा सा कंसेप्ट हमें बताता है कि एक बिजनेस के लिए डाटा क्यों अहम है। कह रहा है बिजनेस के लिए डाटा इस वजह से अहम है क्योंकि डिसीजन मेकिंग की बेसिस है ये। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के बाद आप एक बैंक में मैनेजर है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाता है जी आपके एरिया में हम न्यू ब्रांच ओपन करना चाहते हैं, इस एरिया में, किसी ऐसे एरिया में जहां पे ऑलरेडी कोई ब्रांच नहीं है, क्या आपके पास कोई रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इसके लिए? बिल्कुल होनी चाहिए। क्या इंफॉर्मेशन होगी भाई, इस जगह पे कितने इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी हो रही है, कितनी मार्केट्स है, ऑलरेडी कितने बैंक से ब्रांचेस ओपन की हुई है। ये इंफॉर्मेशन होगी तो आप बेहतर डिसीजन कर सकेंगे। वरना अगर इंफॉर्मेशन के बगैर आपने डिसीजन किया, हो सकता है किसी ऐसी जगह ब्रांच ओपन कर ले जहां पे कस्टमर नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं है, वो तो आपका डिसीजन जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। कंपनी जब कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो पहले मार्केट में सर्च करती है, रिसर्च से पता चलता है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स मार्केट में कौन कौन सी अवेलेबल है, कस्टमर उनसे सेटिस्फाइड है या नहीं, कस्टमर कौन सा फीचर मांग रहा है प्रोडक्ट में। नेक्स्ट, अंडरस्टैंड कस्टमर और ट्रेंड। कंपनीज के लिए डाटा इसलिए भी अहम है, बिजनेस के लिए डाटा इसलिए भी अहम है, क्या उन्हें अंदाजा होता है मार्केट में करंटली किस चीज की डिमांड है, कस्टमर क्या चाह रहा है, कौन सी चीज इन फैशन है, ठीक है, इन ट्रेंड है। इसके बाद फिर प्रोडक्ट्स को उसके मुताबिक कस्टमाइज करते हैं या न्यू प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं। स्ट्रेटजीज बनाने में, फॉरकास्ट, फ्यूचर की प्लानिंग करने में डाटा यूजफुल है। और फाउंडेशन फॉर एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स के एनालिसिस या रिपोर्ट्स जनरेट करनी, उसमें भी डाटा यूजफुल होता है, डाटा ही यूज होता है बैकएंड पे। क्लियर? ये बेसिक कंसेप्ट है, इसमें कोई टेक्निकल चीज नहीं किसी में। सिर्फ अभी तक एक छोटी सी चीज मैंने आपको जो है बताई, वो ये कि डाटा की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं। यहां तक मुझे बताइए क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करने जा रहे हैं मेन टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की मेन टाइप्स क्या है भाई, कर दीजिए कंप्लीट इसको। डाटा की मेन टाइप्स क्या है, ये बहुत इजी कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ डाटा, कैटेगरीज ऑफ डाटा में कुछ शायद नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये मेरा ख्याल है ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, आपने मुझे बताना है कि ऑलरेडी किसी सब्जेक्ट में कंसेप्ट पढ़ा है कि नहीं आपने। टाइप्स ऑफ डाटा, हाँ स्टैट में, शाबाश। डाटा की डिफरेंट टाइप्स है, कौन सी टाइप्स? क्वांटिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है? जिसको हम नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव डाटा कौन सा है? जिसको हम नंबर में नहीं, कैटेगरीज में प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जिस डाटा को भी आप नंबर में प्रेजेंट कर सकते हैं वो हमारा क्वांटिटेटिव डाटा। अब क्वांटिटेटिव डाटा की फर्दर दो टाइप्स है। पहले टाइप क्या है? डिस्क्रीट डाटा, और दूसरी टाइप क्या है? कंटिन्यूअस डाटा। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो कि काउंटेबल हैं एज होल नंबर, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी है वो क्या होगा? वो होल नंबर होगा, पार्शियल नंबर तो नहीं हो सकता। ये डिस्क्रीट डाटा है। नंबर ऑफ कार्स 25 होंगी, 26 होंगी, किसी जगह पे जब हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे 25.4 तो नहीं होगी। ये क्या है? डिस्क्रीट डाटा। क्वांटिटेटिव है और डिस्क्रीट डाटा। दूसरी टाइप्स है कंटिन्यूअस डाटा। कंटिन्यूअस डाटा ऐसा डाटा है ये भी, इसको भी हम नंबर्स में ही प्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसको हम मेजर करते हैं डेसिमल्स में। ये डेसिमल्स में भी मेजर किया जा सकता है, ठीक है, या फ्रैक्शन में भी।
जैसे किसी पर्सन की हाइट 5 फीट भी हो सकती है, 6 फीट भी हो सकती है, इसके दरमियान में भी हो सकती है, 5.5, 5.6, 5.4 ये भी हो सकती है। तो ये डाटा कौन सा हुआ हमारा? कंटिन्यूअस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कौन सा है? होल नंबर। और कंटिन्यूअस डाटा कौन सा है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी आप फ्रैक्शन या डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, फर्ज कीजिए कि एडमिशन फॉर्म पे एक इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। ठीक है, किसी स्टूडेंट से पूछा जा रहा है कि आपके फैमिली मेंबर्स की तादाद क्या है। पहला क्वेश्चन बताइए, क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बताइए, डिस्क्रीट डाटा या कंटिन्यूअस? डिस्क्रीट डाटा। ये क्लासिफिकेशन किस काम आती है हमारे? ये सब्सिक्वेंटली हम जो टाइप ऑफ एनालिसिस परफॉर्म करना चाहते हैं ना, हमने डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, इस पे एनालिसिस कौन सा अप्लाई करना है, वो इस पे डिपेंड करेगा, टाइप ऑफ डाटा। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी टाइप ऑफ डाटा क्या है? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टाइप ऑफ डाटा क्या है? ऐसा डाटा जो कि बेसिकली हम नंबर्स में शो नहीं करते, कैटेगराइजेशन करते हैं, कैटेगरीज में प्रेजेंट करते हैं उसको। ये डाटा नॉमिनल हो सकता है और ऑर्डिनल हो सकता है, यानी कैटेगरीज बनाई जाती हैं। जैसे फर्ज कीजिए क्लास में मैं इनसे पूछता हूं, भाई आपकी एज क्या है? ठीक है, एज क्या है? फॉर एग्जांपल ये कहते हैं सर 22 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा क्वांटिटेटिव डाटा है। लेकिन अगर मैं इनसे पूछता हूं, भाई फॉर एग्जांपल समझाने के लिए मैं कह रहा हूं, भैया जरा फील्ड एडमिशन फॉर्म फिल करें, उसके ऊपर एक फील्ड ये लिखा है जेंडर बताइए। अब जेंडर जो है, क्या ये क्वांटिटेटिव डाटा है? क्वांटिटेटिव डाटा नहीं, ये क्या है? क्वालिटेटिव। ठीक है, ये कैटेगराइजेशन के लिए यूज होता है, ताकि स्टूडेंट्स को कैटेगराइज किया जा सके। कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेल हैं, उन्होंने एडमिशन लिया है, कितने फीमेल स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है, उस लिहाज से अरेंजमेंट हो सके। तो मेल या फीमेल में क्लासिफाई करना, ये क्या है? क्वालिटेटिव डाटा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया आपने, उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये ब्लड ग्रुप क्या क्वांटिटेटिव डाटा है या क्वालिटेटिव डाटा है? क्वालिटेटिव डाटा है। ठीक है, जो भी ब्लड ग्रुप है। क्लियर? क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में फर्क समझ आ गया? क्वालिटेटिव में भी दो टाइप्स है फर्दर, नॉमिनल और ऑर्डिनल। होती दोनों में कैटेगराइजेशन है, लेकिन नॉमिनल जो कैटेगरी है इसमें हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, यानी एक चीज को दूसरी से बेहतर या एक चीज को दूसरी से हायर रैंक नहीं कर सकते, रैंकिंग नहीं कर सकते। जबकि ऑर्डिनल में रैंकिंग हो सकती है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कि मैं ये पूछता हूं, भाई आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? पूछा सियालकोट से। आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं? गुजरावाला से। क्या ये क्वांटिटेटिव डाटा या क्वालिटेटिव? ये क्वालिटेटिव डाटा है। अच्छा मुझे बताइए, क्या सियालकोट गुजरावाला से बेहतर है? इस तरह की रैंकिंग कर सकते हैं आप? रैंकिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डाटा नॉमिनल डाटा होगा। लेकिन अगर आप रैंकिंग कर सकते हैं तो फिर उस डाटा को हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनल। यानी जब हमारी प्रेफरेंस होती है जिस डाटा में। जैसे मैं अगर इनसे पूछूं कि आप मुझे बताइए आपका एजुकेशन लेवल क्या है, इससे पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, इन्होंने बोला सर इससे पहले इंटरमीडिएट किया, एफएससी की है, इन एफए किया। इन्होंने बोला सर मैंने इससे पहले बीए किया। अब एक पर्सन की, एक कैंडिडेट की क्वालिफिकेशन एफए है, एक की क्वालिफिकेशन बीए है। मुझे ये बताइए, क्या इसमें ये क्वांटिटेटिव हुआ है कि क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव। क्या इसमें रैंकिंग की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। हम ये कह सकते हैं कि जिसने बीए किया है उसकी क्वालिफिकेशन हायर है एफए की निस्बत। तो ये हमारा डाटा होगा ऑर्डिनल। क्लियर? ठीक है, इसी तरह फर्ज कीजिए अगर मैं पूछता हूं आपसे, सर आपने हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल की, बिजनेस एग्जांपल लेते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल की, जरा इसके बारे में फीडबैक दीजिए, हैप्पी, वेरी हैप्पी, सैड, वेरी सैड। अब ये हमें इंफॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। क्या ये इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव, शाबाश। अच्छा बताइए, क्या नॉमिनल है या ऑर्डिनल है? ऑर्डिनल है, क्योंकि इसमें रैंकिंग की जा सकती है।
ठीक है, ये एग्जांपल्स या एजुकेशन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल, ठीक है, शर्ट साइज में इसको रहने, ये थोड़ा सा आपको फिलहाल कंफ्यूज करे। तो ये आपको टाइप्स ऑफ डाटा समझ आ गया। ये टाइप्स ऑफ डाटा हम किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि बाद में हमने लेटर स्टेज पे जाके इसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस करने हैं, वहां से हमें पता चलेगा। जैसे आप डैशबोर्ड बनाएंगे, समरी बनाएंगे अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है, उस डाटा को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे क्या शो करना है, वाई एक्सिस पे क्या शो करना है, टाइप्स ऑफ चार्ट कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें, ये उस वक्त आपके लिए ये टाइप ऑफ डाटा काम यूजफुल होगा, काम आएगा। क्लियर भैया, आपसे दरखास्त की थी लिखने उसको, आपने उसको, तो ये क्लियर हुआ आपको टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। तो डाटा को अंडरस्टैंड करना हमारे किस लिए अहम है, ताकि हम फ्यूचर में जाके करेक्ट एनालिसिस कर सके। एनालिसिस करने के लिए याद रखें डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, ठीक है, और अगर उस डाटा को प्रेजेंट करना है तो हम करेक्ट चार्ट या ग्राफ के जरिए से उसको प्रेजेंट कर सकें। क्लियर जी, यहां तक क्लियर। ये हमारा पहला कंसेप्ट था, चेक पॉइंट लगाते हैं, क्विक रिकैप करते हैं। हमने अभी तक के लेक्चर में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि डाटा जो है वो रॉ फैक्ट्स है जो हम कलेक्ट करते हैं खुद से, ऑब्जर्वेशन के जरिए से भी, या डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। डाटा आज की एज में इंफॉर्मेशन या डाटा हाईली पावरफुल वेपन है और वैल्यूएबल एसेट है, ठीक है। फिर हमने स्टडी किया जो हम डाटा कलेक्ट करते हैं वो कितने टाइप्स का हो सकता है। जो मेजर टाइप्स हैं वो दो हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव डाटा कौन सा है, जिसको हम नंबर्स में शो कर सकते हैं, क्वालिटेटिव को नंबर्स में शो नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव डाटा की फर्दर टाइप्स क्या हैं, दो टाइप्स हैं, एक डिस्क्रीट, दूसरा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डाटा आपका होल नंबर होगा, ठीक है, उसको आप फ्रैक्शन में, डेसिमल में शो नहीं करवा सकते। और जो कंटिन्यूस डाटा होगा वो आपका ऐसा डाटा होगा जिसको आप फ्रैक्शन में या डेसिमल में भी शो करवा सकते हैं। फिर हमने एग्जांपल ली क्वालिटेटिव डाटा की, इसकी दो टाइप्स, नॉमिनल डाटा और ऑर्डिनल डाटा। नॉमिनल डाटा कैसा है, जिसमें कैटेगराइजेशन तो होगी, यानी कैटेगरीज हम बनाते हैं डाटा की, लेकिन उसमें प्रेफरेंस नहीं होगी, ऑर्डर नहीं होगा। जबकि ऑर्डिनल डाटा कौन सा है, ऑर्डर भी होता है जिसमें, ठीक है। यानी हम इसमें जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से बेहतर या हायर लेवल का कह सकते हैं, इस कैटेगराइजेशन में नहीं कह सकते। क्लियर, आप ये नहीं कह सकते कि फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप जो है वो, एक ब्लड ग्रुप जो है वो दूसरे ब्लड ग्रुप से हमेशा बेहतर है, ऐसी बात नहीं। कैटेगराइजेशन जरूर कर सकते हैं, उनका ऑर्डर या उनकी प्रेफरेंस नहीं कर सकते। क्लियर जी, चलिए यहां पे अब चेक पॉइंट लगाते हैं। नोट्स आपको मिल गए चैप्टर 1 के, शाबाश। अब आपने करना क्या है, इसको रीड करना है और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 के एंड पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अभी कोशिश करें क्लास में बैठे बैठे अटेम्प्ट करें। आपको 5 मिनट का टाइम दिया जा रहा है, 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मूव करते हैं। ये टॉपिक इसको इरेज कर दें। अगर आपने पिक्चर लेनी है इसकी तो पिक्चर ले, वैसे सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है, अगर आप बोर्ड पे सिर्फ इसको अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें तो काफ़ी है। ये सारी चीज़ें नोट्स पे लिखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर रिवीजन पर्पस के लिए लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। इसकी पिक्चर ले लीजिएगा, फिर हमने इसको दोबारा यूज़ करना है। अब मैं नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है ना वो मैंने पैरेलल चलाना है, कुछ इन्फॉर्मेशन लेफ्ट साइड पे होगी, कुछ राइट साइड पे मैंने आपको डिस्प्ले करवानी है कंप्यूटर की मदद से, इसलिए इसको हमें रेज करना पड़ेगा, ठीक। तो अभी नोट्स नहीं मिले, अभी नोट्स शेयर करते हैं। अटेम्प्ट कीजिए, अटेम्प्ट करने, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद फिर उसको डिस्कस करते हैं हम, अगर आपका कोई क्वेश्चन हुआ, और नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करेंगे। आपके पास 5 मिनट का टाइम है जो स्टार्ट होता है अब। पॉज कीजिएगा जी। उम्मीद है रीडिंग आपने कर ली होगी। कोई कंसेप्ट अगर आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में समझ नहीं आया, या जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव के एंड पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो छोटी छोटी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी नहीं कहना चाहिए उन्हें, वो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। जो कुछ आपने सीखा है उसको डिफरेंट सिचुएशन पे कैसे अप्लाई करना है, उसका एनालिसिस कैसे करना है, उस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम, सही क्लासिफिकेशन कर लिया आपने? उसमें बेसिकली क्वेश्चन में सिखाया क्या उसने आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा में आपने क्लासिफाई उसको कैसे कर सकते हैं। क्या आप में ये एबिलिटी है कि आपके सामने डिफरेंट टाइप्स का डाटा अगर रखा जाए आप उसको करेक्टली क्लासीफाई कर लें? तो आप लोगों ने मुझे ये स्टेटमेंट दिया कि आपने इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया और करेक्टली क्लासीफाई कर लिया, ऐसा ही है?
चलिए नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखिएगा, कल मैंने आपको ये बताया था कि ये सब्जेक्ट में जो कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट्स इन इटसेल्फ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो टर्मिनोलॉजी यूज होती है ना वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उसके साथ आपने कंफर्टेबल होना है, वरना कंसेप्ट्स सिंपल है और हम कोशिश करेंगे कि उनको मजीद सिंपल वे में हम डिस्कस करें। और देखिए खास तौर पे दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि आपने कोशिश करनी है इन कंसेप्ट्स को अपनी रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करें। ठीक है, जब कोई भी कंसेप्ट आप सीखते हैं आप उसको प्रैक्टिकली अपने इर्द गिर्द होता देखते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझ भी आता है और आपके जहन में बैठता भी है, रिटेन भी होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा कैटेगरीज ऑफ डाटा, कि डाटा को डिफरेंट कैटेगरीज में कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कैटेगराइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं डाटा के। एक होता है स्ट्रक्चर्ड डाटा, एक है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। इसको यूं समझ लीजिए जैसे आप अगर किसी दोस्त के घर में जाते हैं तो हो सकता है आपको अपने दोस्त का जो रूम है, स्टडी रूम, वो बड़ा साफ सुथरा मिले, हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई है। ठीक है, अगर हर चीज अपनी जगह पे रखी हुई है आपके लिए उसमें से चीजें ढूंढना, भाई बुक किधर है, पेन किधर है, बड़ा आसान है। ये मिसाल है स्ट्रक्चर्ड डाटा की, जो बड़े तरीके से लिखे से अरेंज्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। दूसरी ऑप्शन है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी आप दोस्त के घर गए, हर चीज बिखरी पड़ी है, कोई चीज भी अपनी जगह पे नहीं है। ठीक है, जहां पे किताब होनी चाहिए वहां पे जूते रखे हैं, फॉर एग्जांपल, जहां पे जूते होने चाहिए वो बेचारा खुद बैठा है और साथ साथ अपने सामने सो रहा है, साथ साथ पढ़ रहा है। टेबल किसी जगह पे है और चेयर किसी जगह पे है, कोई चीज अपनी तरतीब से नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, जिसमें चीजें तरतीब से नहीं होती। स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या है? चीजें तरतीब से हैं। बेसिक कंसेप्ट यही है। जब आप डाटा तरतीब से प्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर्ड डाटा, जब कोई तरतीब नहीं है अनस्ट्रक्चर्ड। अच्छा, जब तरतीब है भी और नहीं भी, 50-50, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा, यानी जिस जगह पे किताबें होनी चाहिए उसी जगह पे किताबें हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे अकाउंटिंग है ना, तो अकाउंटिंग की जो 3-4 बुक्स है वो सारी इकट्ठी हों। ठीक है, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर सेकंड सब्जेक्ट जो है वो लॉ का है, लॉ की बुक्स इकट्ठी हों। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन है क्या, जिस जगह पे बुक्स हैं उसी जगह पे बुक्स हैं, लेकिन कभी लॉ की बुक आ जाती है, उसके बाद आगे अकाउंटिंग की बुक आ जाती है, फिर फाइनेंस की बुक आ जाती है। इस तरीके से बुक्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं है। कंसेप्ट समझ रहे हैं? बुक्स के अंदर अरेंजमेंट नहीं, इसे हम क्या बोलेंगे? सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो ये 3 तरह के डाटा यानी हम प्रेजेंट कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। जो स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है हमारा, उसको हम प्रेजेंट करते हैं रोज और कॉलम की शक्ल में। किस शक्ल में? रोज और कॉलम की शक्ल में। ठीक है, रोज बनी है, कॉलम बनी हुआ है, उसमें हर रो, हर कॉलम, हर सेल के अंदर कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है तरतीब से। ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है। स्ट्रक्चर्ड डाटा को बड़ी आसानी के साथ आप स्टोर भी कर सकते हैं, मत स्टोर मीन सेव भी कर सकते हैं, बड़ी आसानी के साथ सर्च भी कर सकते हैं। कोई रेलिवेंट डाटा अगर आपने सर्च करना हो, और उसे एनालाइज भी किया जा सकता है। स्ट्रक्चर्ड डाटा में अगर आपने डाटा स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में अपने पास सेव किया है, उसे बड़ी आसानी के साथ सर्च कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? जैसे कस्टमर लिस्ट, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर लिस्ट मेंटेन करती हैं। तो मुझे बताइए जिस जगह पे मेंटेन हो रहे होते हैं, ये हमारा कस्टमर मिस्टर ए है, ये इसका नाम है, ये इसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ये इसका एड्रेस है, ये सारी इंफॉर्मेशन क्या तरतीब से लिखी होती है या रैंडम नाम कहीं पे है, उसका एड्रेस कहीं पे है, फोन नंबर कहीं पे है, मिक्स करके होता है? बताइए कैसे मेंटेन किया जाता है? बैंक रिकॉर्ड है, आप बैंक स्टेटमेंट अपनी निकलवाए,
उसमें जो आपको डाटा प्रेजेंट किया जाता है क्या तरतीब से रोज और कॉलम की शक्ल में होता है, डेट्स आ रही हैं, उसके आगे ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है, फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन आ रही है, फिर उसके बाद डेबिट्स हैं, क्रेडिट्स हैं, फिर उसके बाद बैलेंस है, रोज और कॉलम की शक्ल में प्रेजेंट किया जाता है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा। ठीक है, इन्वेंट्री, जब आप बिजनेस में इन्वेंट्री मैनेज कर रहे होते हैं, उसमें भी आप इन्वेंट्री काउंटिंग में वो इन्वेंट्री लेजर कार्ड बनाते होंगे, बनाया ना कभी आपने लेजर कार्ड? मुझे बताइए वो जो लेजर कार्ड बनाते हैं आप, क्या वो रोज और कॉलम की शक्ल में नहीं होता, जिसमें इश्यूज हैं, रिसीट्स हैं, डेट है पहले, फिर रिसीट्स हैं, फिर इश्यूज हैं, फिर बैलेंस है, रोज और कॉलम के। जब भी डाटा जो रोज और कॉलम की शक्ल में होगा, याद रखिए उसको स्ट्रक्चर्ड डाटा बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह गवर्नमेंट के पास वोटर्स की लिस्ट है, सारे हमारे पास कितने सिटीजन है, क्या नाम है वगैरह वगैरह, सारा डेटाबेस, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा को जो मेंटेन करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। वो कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे हो सकते हैं जो सिंपल हो, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो। ठीक है, अच्छा अब हम जो क्लास में डिस्कस दोनों तरह की चीजें करेंगे। बाज़ औक़ात जब हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे होंगे ना, तो उसकी एग्जांपल में कुछ सिंपल एप्लीकेशन की एग्जांपल भी होगी, कुछ कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन की एग्जांपल्स भी होंगी। क्लास में ज़बानी कलामी डिस्कस दोनों करेंगे, लेकिन जब आपके सामने मैं कोई प्रेजेंट करूंगा तो वो सिर्फ सिंपल वाली एप्लीकेशन को प्रेजेंट करूंगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हमारे लिए वो बहुत ज़्यादा उसको एक्सेस करना, उसको मैनेज करना, उसको डिस्प्ले करना, उसको रन करना, बाज़ औक़ात कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर रन करते करते 5 मिनट लग जाएंगे, तो कुछ में लिमिटेशंस है, वो आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सीखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर डाटा को प्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज होते हैं। उसमें से जो 2 सॉफ्टवेयर हैं, एक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल की आगे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, बहरहाल ये 2 जो स्ट्रक्चर डाटा है उसको प्रेजेंट करना है, कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, एक्सेल और एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अब आपके सामने ये एक डाटा मैं डिस्प्ले करने जा रहा हूं, आपने मुझे बताना है कि ये स्ट्रक्चर्ड है, सेमी स्ट्रक्चर्ड है या कि अनस्ट्रक्चर्ड। ये हमारे पास डाटा आ गया, ये देखे नजर आ रहा है आपको, थोड़ा इसको फॉन्ट साइज बढ़ाते हैं। ये डाटा ये एक्सेल की शक्ल में है, यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी, कस्टमर नाम, ये सारा हाइपोथेटिकल फेक डाटा, जेन्युइन डाटा नहीं है, फेक डाटा। सिर्फ आपको बताना ये मकसद है, इंफॉर्मेशन को हम प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। देखिए सारी इंफॉर्मेशन तरतीब से लगी हुई है, रोज और कॉलम की शक्ल में। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा डाटा है, स्ट्रक्चर्ड डाटा। इस पे मैं कोई भी एनालिसिस करना चाहूं, अगर मैं कोई एंट्री भी करना चाहूं, मेरे लिए बड़ा आसान है। नया कस्टमर मैंने ऐड करना है, नीचे यहाँ पे मैं कस्टमर ऐड कर दूंगा नया, आगे उसकी फील्ड ऐड कर दूंगा। मैंने कोई एनालिसिस करना है, मेरे लिए एनालिसिस करना बहुत आसान है। एनालिसिस कैसे, फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि हमारे पास किस सिटी में कितने कस्टमर, कराची से कितने कस्टमर आए हमारे पास। तो यहाँ पे डाटा का एनालिसिस करने के लिए डिफरेंट टूल्स अवेलेबल होते हैं, वो डिपेंड करता है कौन सा सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने फिल्टर किया और यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने सिर्फ कराची को, मेरे पास ये सारे कराची के कस्टमर्स आ गए। ठीक है, किसी और सिटी को मैंने अगर सेलेक्ट करूंगा, उसके साथ एनालिसिस है ना, ये एनालिसिस। अच्छा अगर मैं एनालिसिस कुछ और करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये एनालिसिस करना चाहता हूँ कि हाईएस्ट स्पेंडिंग किसकी है, सबसे ज्यादा मेरा कौन सा ऐसा कस्टमर है जिसने सबसे ज्यादा शॉपिंग की है, तो यहाँ पे मैं अगेन एक और ऑप्शन यूज करूंगा, शॉर्ट। ये डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, आपने सीखनी नहीं है, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि हम डाटा जब हमारे सामने आ जाए ना, तो हम जिस पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको तरतीब से लगा दिया, मैंने कहा भाई ऐसा करो, शॉर्ट करके दो मुझे इसको। कैसे, आप टोटल स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट करो, और मुझे ऑर्डर कौन सा चाहिए, स्मॉलेस्ट टू लार्ज, नहीं लार्जेस्ट टू स्मॉल, यानी बड़े वाला जो कस्टमर है वो पहले रखे, छोटे वाला बाद में। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास, मुझे पता चल गया कि सबसे ज्यादा शॉपिंग मेरे इस कस्टमर नंबर 79 ने की, और ये हमसे सेटिस्फाइड है, उससे रेटिंग। ये सारा डाटा क्या है, ये स्ट्रक्चर डाटा है। तो स्ट्रक्चर डाटा समझ आ गया आपको? जब कभी स्ट्रक्चर डाटा जहन में आए, रोज कॉलम, ये आपको पता चल जाना चाहिए। क्लियर? स्ट्रक्चर डाटा ओके हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट।
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है? जो तरतीब से नहीं है, जिसमें कोई रोज कॉलम नहीं है, कोई फील्ड नहीं है, भाई जैसे मर्जी आपने उसको प्रेजेंट कर दिया, जो चीज जहां पे लिखना चाहिए, प्रेजेंट करना चाहिए, आपने कर दी। किसी किस्म की कोई तरतीब नहीं है कि ये जगह है, इस जगह पे हमेशा इस तरह की इंफॉर्मेशन आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जिस जगह पे जो इंफॉर्मेशन आप चाहें वो प्रेजेंट कर सकते हैं। ये है अनस्ट्रक्चर्ड। इसमें कोई फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है। स्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या था? फिक्स फॉर्मेट था। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में क्या है? कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं। इसमें कोई भी टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है। इसमें नॉर्मली फील्ड, कोई एक फील्ड जब हम सेलेक्ट करते हैं ना स्ट्रक्चर्ड डाटा में, तो उसमें उसी तरह का डाटा आ रहा होता है। यहां पे आप देखिए, अगर नेम है ना, नेम, इसमें उसी तरह का सारा डाटा आ रहा है, ठीक है। नेम में एज है, सारा डाटा न्यूमेरिक नंबर फॉर्म में है। जेंडर है, इसमें कोई नंबर नहीं आएगा, सारा डाटा टेक्स्ट फॉर्म में आएगा। ये है स्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होगा भाई? कभी यहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे होंगे, कभी नंबर्स आ रहे होंगे, ठीक है, कभी हो सकता है पिक्चर्स आए, ऑडियो आए, वीडियो वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जो भी सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल कन्वर्सेशन करते हैं, ठीक है, हमने एक चैटबॉट बनाया, अब कोई भी कस्टमर आके हमारे चैटबॉट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन लेगा, ठीक है। वो कहेगा जी आपकी टाइमिंग्स क्या है। अब ये जो आंसर हमारा चैटबॉट देगा उसको, वो नंबर्स की शक्ल में देगा। वो पूछेगा ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कि नहीं, चैटबॉट बताएगा हाँ जी, हमारे स्टॉक के साथ अगर हमने उसको इंटीग्रेट किया हुआ है स्टॉक बैलेंस के साथ, हमारे स्टॉक बैलेंस का डाटा देखेगा और कहेगा यस प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब ये टेक्स्ट में है, ठीक है। वो कहेगा अच्छा मैं बाइंग करना चाहता हूं, मुझे इसका प्रोसेस बताइए। हमने कोई वीडियो जो है वो शायद अपने डाटाबेस में रखी होगी, हमारा चैटबॉट उस वीडियो को एक्सेस करके उसके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो ये जो चैट कन्वर्सेशन होती है लोगों की एक दूसरे के साथ, ये सारी की सारी क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड। ऐसा तो नहीं है कि अगर आप कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के साथ एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो आपको मजबूर किया जाए कि आपने हमेशा सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में ही बात करनी है। नहीं, कभी बात टेक्स्ट फॉर्म में होती है, कभी नंबर्स में होती है, कभी कोई फॉर्म शेयर किया जाता है आपके साथ। तो जितनी भी हम ह्यूमन एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करते हैं वो क्या होती है? अनस्ट्रक्चर्ड। उसमें कोई तरतीब नहीं है। आप कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अगला सवाल या अगला जवाब क्या आएगा, कैसा आएगा। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, इसमें कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ये डाटा टेक्स्ट में भी हो सकता है, ऑडियो वीडियो, ये मिक्सर होगा। एग्जाम्पल क्या है? कस्टमर रिव्यूज। आपके कस्टमर ने रिव्यू, आपने देखा होगा अक्सर कंपनी जो ऑनलाइन बिजनेस करती है वो अपनी प्रोडक्ट्स के नीचे वो डिस्प्ले करती हैं कि भैया आप फीडबैक या रेटिंग देना चाहिए, दे सकते हैं। अब अगर तो फीडबैक देने के दो तरीके होते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल ये ऐप्स यूज करें, InDrive वगैरह की ऐप्स है, भाई क्या ऐप्स यूज करें, तो उसमें जब आप अपना ट्रैवलिंग कंप्लीट करते हैं उसके बाद एक होता है रेटिंग आती है, स्टार्स 1 2 3 4, वो स्ट्रक्चर्ड है। आप यहाँ तो 4 करेंगे या 5 करें, आप फीडबैक दे सकते हैं लेकिन एक ही शक्ल में, फिक्स फॉर्मेट में। लेकिन उसके बाद नीचे उन्होंने एक बॉक्स भी बनाया होता है जिसमें आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप किसी भी किस्म का डाटा, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कोई हो सकता है 1 लफ्ज दिखे, कोई 10 लफ्ज दिखे, ठीक है, कोई इसमें नंबर यूज करे, कोई अल्फाबेट यूज करे, वो डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो जो कस्टमर रिव्यूज होते हैं जितने भी, वो क्या होंगे? हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। कोई फिक्स फॉर्मेटिंग नहीं है, ठीक है। वो किसी की इंग्लिश अच्छी होती है, किसी की नहीं होती, कोई स्पेलिंग ठीक है, कोई इंग्लिश में लिखता है, कोई रोमन उर्दू, रोमन इंग्लिश, कुछ इस तरह की जो भी होती है, जो आप SMS में लैंग्वेज यूज करते हैं उसमें लिखता है। कोई फिक्स फॉर्मेट तो नहीं है। यह है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। ईमेल्स आप एक दूसरे को जो भेजते हैं उसमें जो इंफॉर्मेशन होगी वो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड। कोई रूल नहीं है, जो इंफॉर्मेशन आप ईमेल में इंक्लूड करना चाहे कंटेंट कर सकते हैं, जिस लेंथ की ईमेल बनाना चाहे बना सकते हैं, कोई पाबंदी तो नहीं है। आप अपने नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स, ये भी क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, ठीक है। आपको जैसे से कभी आप डायग्राम यूज कर रहे हैं, कभी इंग्लिश, कभी नंबर यूज कर रहे हैं, की मर्जी है। कॉल रिकॉर्ड्स आप जब बोलते हैं, ठीक है, उसमें भी वेरिएशन है, ठीक है। तो फोटोज, वीडियोस वगैरह, ये भी डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं होता, यानी ये इसमें सिमेट्री नहीं होती इस तरह के डाटा में। इस तरह के डाटा को, अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आपको स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड में फर्क समझ आ गया तो मुझे बताइए कौन से वाले डाटा का एनालिसिस करना आसान है और किसका मुश्किल है। लेकिन नामुमकिन नहीं है, बस थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है हमें।
अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, क्या इसको भी एनालाइज करना चाहिए कि इसको छोड़ देना चाहिए हमें? इसको भी एनालाइज करना चाहिए, ठीक है। और डिफरेंट एनालिसिस के टूल्स अवेलेबल है, जैसे मैंने बताया ना स्ट्रक्चर्ड डाटा के लिए एसक्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, यहां पे भी डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, ठीक है। जैसे है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। क्या एनएलपी बोले? क्या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। टर्म शायद आपको थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी, लेकिन कंसेप्ट बहुत आसान है। क्या नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है? जो हम इंसान इस्तेमाल करता है। मैं आपके साथ बोल रहा हूं, ये नेचुरल लैंग्वेज है। आप जो लिख रहे हैं, ये इंसानों की जुबान नेचुरल लैंग्वेज है। क्या हम, आज मैंने बताया था बिग डाटा का दौर है, अगर हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की है, उस पर डिफरेंट कस्टमर, हजारों कस्टमर ने रिव्यू दिया है, क्या हम किसी इंसान को कह सकते हैं रिव्यू पढ़ो और हमें समरी बना के दो? बहुत मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन के करीब। आज के दौर में, बिग डाटा के दौर में, हम ये काम किससे करवाते हैं? एआई से करवाते हैं। तो एआई को इस काबिल होना चाहिए कि हम इंसानों की जुबान समझ सके। भाई पिक कर रहे हैं? उसकी इस एबिलिटी को कि वो हमारी मशीनों की इस एबिलिटी को कि मशीन हमारी जुबान समझ सके, इसे कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी एबिलिटी। उसमें होगी तो वो ये काम कर लेंगे, ठीक है जी। छोटी सी एग्जांपल लेके आते हैं। यहां पे फर्ज कीजिए कि ये एक टेस्ट है, ये एक बच्चे ने टेस्ट दिया, सिर्फ समझाने के लिए आपके पास, आपके सामने शेयर कर। ये टेस्ट, ये स्ट्रक्चर्ड डाटा है या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है? ये अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, ठीक है। अब एक ऑप्शन तो ये है कि मैं इसको पढ़ूं, एक एक लफ्ज को क्या लिखा है और इसको मार्क करता रहूं। क्या ये टेस्टिंग मेरे बिहाफ पे, मेरे इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक कंप्यूटर कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, एआई कर सकता है, लेकिन उसके लिए एआई में एक एबिलिटी होनी चाहिए। क्या? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या ये नेचुरल लैंग्वेज है ना, इंसान ने लिखा है, ह्यूमन ने लिखा है, मैं देखना चाहता हूं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी है या नहीं। मैं क्या करूंगा? मैं ये डाटा अपने कंप्यूटर को दे दूंगा, अपनी ऐप को दे दूंगा और देखूंगा कि क्या वो समझने के काबिल है कि नहीं इसको, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या किया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा इसको कॉपी किया। कोई भी आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल यूज कर लें, जैसे फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, वहां में मैं गया। अच्छा ये फ्री वर्जन है, ठीक है, बल्कि फ्री वर्जन भी नहीं है, ये ओपन वर्जन है, क्योंकि मैंने लॉगिन भी नहीं किया हुआ। इसकी लिमिटेशंस होती हैं, तो आप ये ना समझिएगा कि जो इसका रिजल्ट होगा एक्चुअली एआई का वही रिजल्ट है। आपको पता है कि डिफरेंट उनके सब्सक्रिप्शन मॉडल्स होते हैं, जैसे जैसे आप एडवांस लेवल पे जाते हैं उसकी कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है। तो ये समझ लीजिए जीरो, लगभग जीरो कैपेबिलिटी के साथ मैं आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूं। मैंने ये डाटा दे दिया एआई को, ठीक है। अब मैं इसे क्या कह रहा हूं? प्लीज चेक वेदर एग्जाम्पल्स गिवन इन दिस स्क्रिप्ट आर करेक्ट। इस सवाल का जवाब देने के लिए एआई के पास कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए? नेचुरल लैंग्वेज। अगर तो वो मुझे इसके जवाब में नो कर देता है तो उसका मतलब है इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी नहीं है। अगर मुझे इस डाटा को एनालाइज करके दे देता है, इसका मतलब उसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी है। और ये डाटा कौन सा है? स्ट्रक्चर्ड या अनस्ट्रक्चर्ड? अनस्ट्रक्चर्ड। अगर तो इसके जवाब में उसने मुझे कुछ एनालिसिस करके दे दिया, इसका मतलब ये हुआ आज की टेक्नोलॉजी इस काबिल है कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा का भी एनालिसिस कर सकती है। एग्रीड? चलिए ये देखते हैं। यहां पे मैंने इसको किया कलेक्ट, कुछ सोच रहा है। हाँ ये देखिए, अब उसने आंसर देना। अब ये देखिए एग्जाम्पल सारी, पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज। क्या इसमें पुलिस ऑफिसर एंड एक्यूज की एग्जाम्पल थी? बिल्कुल। टैक्स ऑफिसर एंड टैक्स पेयर, क्या ये इसकी एग्जाम्पल? टैक्स ऑफिसर, टैक्स, उसके ऊपर कमेंट कर रहा है। कमेंट वो जनरल कर रहा होगा, उसको छोड़े वो क्या कर रहा है, लेकिन क्या उसने हमारे डाटा को रीड कर लिया, एनालाइज कर लिया, रिजल्ट दे दिया? अब उस रिजल्ट की एक्यूरेसी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ इसमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें अनस्ट्रक्चर्ड डाटा भी जो हम कंपाइल करते हैं ना, हमने उसको इग्नोर नहीं करना।
अपने पास संभाल के रखना, उसकी बेस पे भी एनालिसिस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें एक और एग्जांपल थी, कौन सी, इसका एक और यूज था कस्टमर रिव्यूज। क्या कस्टमर के जो रिव्यूज होते हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा या स्ट्रक्चर्ड डाटा? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है। क्या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा इग्नोर कर देना चाहिए? इतने रिव्यूज है, कौन पढ़ेगा? कि कंपनी को अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी एनालाइज करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में यूजफुल है ये, बताइए है कि नहीं है? चलिए आइए जरा इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं। रिसेंटली कोई एक प्रोडक्ट बताइए जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुई हो। आईफोन 17, शाबाश, आईफोन 17। चलिए ये हम जा रहे हैं आईफोन 17 पे, यहाँ पे 19 मिलियन व्यूज हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हमने सेलेक्ट किया तो हम फर्ज कीजिए हमने आईफोन लॉन्च किया है, अब हम इसके बारे में देखना चाहते हैं लोगों का फीडबैक क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, कोई जहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च किया होगा वहां पे कहा होगा कस्टमर से कि यहाँ पे कमेंट कीजिए, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पे तो कमेंट सी टर्न्ड ऑफ है, कोई और सेलेक्ट कर लेते हैं 1.3 मिलियन वाला, हाँ जी इसके कमेंट्स हैं, ठीक है जी। ये सारे कमेंट्स आ गए, ये आगे वो वीडियो चल रही है, वो डिस्प्ले कर रहा है, अनबॉक्सिंग कर रहा है, इसको छोड़िए। हमारे लिए रेलिवेंट क्या है एज कंपनी, ये कस्टमर कमेंट। हमने क्या करना है, इन कमेंट्स को करना है कॉपी, ठीक है, कॉपी करते जाएं। वैसे तो चाहे तो सारे कमेंट्स करने, क्योंकि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं तो वो एक लिमिटेड हद तक ही डाटा को एक्सेप्ट करेगा। हमने फर्ज कीजिए कोई 400-500 कमेंट्स कॉपी कर लिए, फर्ज करें कॉपी कर लिए। अब मैं चाहता हूं, मेरा मकसद क्या है कि मैं चाहता हूं मैं एक एक कमेंट मुझे ना पढ़ना पड़े, मेरा जो सिस्टम है, ऐप है, वो सारे कमेंट्स को पढ़ के मुझे समरी बना दे। अब ये उसी सूरत में कर सकेगा अगर उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी होगी। वो जान सकेगा कि जब हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना वाह, तो इसका मतलब है कस्टमर हैप्पी है। ऐसे हम नॉर्मली कमेंट्स में इसी तरह के अल्फाज यूज, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा तो ऐसे ही होता है ना, कोई वाह है, कोई ओए होए होए होए, इस तरह के अल्फाज होंगे अनस्ट्रक्चर्ड। क्या हमारा कंप्यूटर, हमारा सिस्टम इस तरह के मैसेजेस को इंटरप्रेट कर सकता है? आइए अब जरा उसकी ये एबिलिटी चेक करते हैं। इसको बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस, देखना कि क्या कस्टमर के कितना सेंसिटिव है हमारी प्रोडक्ट के बारे में। तो हमने कमेंट्स को, ये आप किसी भी जाके खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के नीचे जो कमेंट्स हैं उनको कॉपी करें। अगेन हम एआई को यूज करते हैं यहां पे, और उसे कहते हैं परफॉर्म सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, ये लफ्ज याद कर लीजिए, एनालिसिस ऑन फॉलोइंग। फिर हमने कर दिया पेस्ट, ओके, वो सारे कमेंट्स हमने पढ़े भी नहीं है, क्लिक कर दिया। अब वो क्या करेगा, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं अगर उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी है, उसको इंटरप्रेट करे, उसने कर दिया। ये देखिए वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि इसमें इनसाइट्स क्या हैं, लोग समरी बता रहा है, कितने लोगों ने इसको लाइक किया, डिसलाइक किया, कमेंट्स क्या थे, वो सारा एनालिसिस करके हमें दे रहा है इन सारे कमेंट्स का, ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी पीपल लाइक्ड इट एंड हाउ मैनी डिसलाइक। मैं फर्दर एनालिसिस करना भी चाहूं इसके ऊपर कर सकता हूं, ठीक है। यहां पे कमेंट्स हैं, कंपैरिजन कर रहा है प्रोडक्ट वैल्यूएशन का, ठीक है। ये आगे वो सारा नंबर ऑफ डिसलाइक, लाइक्स का कुछ समरी हमें बता रहा है। तो इसे बोलते हैं सेंसिटिविटी एनालिसिस। ये कंप्यूटर कब, कोई भी सॉफ्टवेयर कब परफॉर्म कर सकता है, जब उसके पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज होंगी। क्लियर? स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डाटा समझ आ गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी समझ आ गया। सेंटीमेंट एनालिसिस, सेंटीमेंट एनालिसिस या सेंसिटिव एनालिसिस, इसको हम सेंटीमेंट एनालिसिस, ज्यादा बेहतर लफ्ज है, इसको हम बोलते हैं परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस। सेंटीमेंट, सेंसिटिविटी नहीं, सेंटीमेंट एनालिसिस।
अब ये देखिए, ये उसने क्या बताया, ये उसने बताया कि पॉजिटिव कमेंट्स क्या क्या है, फिर उसने बताया नेगेटिव कमेंट्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रल कमेंट्स कौन से हैं। ये ओवरऑल सारे कमेंट्स का एनालिसिस करके आपके सामने समरी रख देगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसके ये कमेंट्स देखूं। नीचे मैंने समरी पढ़ दी। पॉजिटिव कमेंट कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ कमेंट शोज पॉजिटिव सेंटीमेंट्स। इसका मतलब है ज्यादातर लोगों ने इस प्रोडक्ट के बारे में पॉजिटिव कमेंट दिया, ठीक है। A few comments are, वो कह रहा है कोई नेगेटिव कमेंट्स भी है। सर एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट जॉब लॉस बट दीज आर मिनिमल, ठीक है। वो डिटेल में उसने आगे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया होगा। इसी तरह फर्ज कीजिए अगर मैं एनालिसिस करता हूँ क्रिकेट मैच, ठीक है, पाकिस्तान बांग्लादेश, कल वाले मैच का, ठीक है, इसका हम 5 मिलियन व्यूज हैं, इसका सेंटीमेंट एनालिसिस क्या करना है मैंने भला, कैसे सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे परफॉर्म करेंगे। किसी भी जगह जाके जहां पे आपकी प्रोडक्ट है वहां जाके आपने कमेंट्स को कॉपी करना है, एआई के पास आना है, उसे क्या कहना है, परफॉर्म सेंटीमेंट एनालिसिस ऑफ फॉलोइंग कमेंट्स, और फिर पेस्ट कर देना है सारे कमेंट्स को। कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, वो कह रहा है नहीं बड़ी हो गई। ये देखिए, अब वो कुछ जो अहम कमेंट्स थे, जो प्रोमिनेंट कमेंट्स थे ना, उसको अलग से प्रोड्यूस करा, लेकिन मुझे इससे गर्ज नहीं है, मैं तो एंड पे समरी देखूंगा। ये इसकी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटीज है जिसकी वजह से वो हमें ये कमेंट्स देने के काबिल है। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव कह रहा है मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स वर पॉजिटिव, मेनली फोकस्ड ऑन ह्यूमर, एक्साइटमेंट एंड एंगेजमेंट विद अदर्स वाचिंग द मैच एट ऑड आवर्स, ठीक है। वो रात लेट नाइट 11-12 बजे तक चलता रहा। Many comments show negative comments, negative comments. A few comments express negative sentiment often related to disappointment about the match or players' performance. कुछ प्लेयर की परफॉर्मेंस के बारे में। तो ये सेंटीमेंट एनालिसिस आपको पता चल गया क्या हो गया। वापिस आते हैं, स्ट्रक्चर डाटा ओके, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ओके। एक लफ्ज में आपसे कोई बोले स्ट्रक्चर डाटा क्या, आपने कहना है ऑर्गेनाइज्ड। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा ऑर्गेनाइज किस में, टेबल में और रोज में, ये जरूरी है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कौन सा है, जो ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं है। क्या अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को भी हम एनालाइज कर सकते हैं, यस। कैसे कर सकते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एबिलिटी की वजह से। और उसकी एक एग्जांपल क्या है, सेंटीमेंट एनालिसिस हमने किया, जिसमें हमने देखा कि हम इंसानों के जो कमेंट्स होते हैं, अल्फाज होते हैं, कंप्यूटर उसको इंटरप्रेट कर सकता है। वो हमारे अल्फाज से जान सकता है कि हम हैप्पी फील कर रहे हैं, सैड फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स क्या है, ठीक है। हमारे अल्फाज के चुनाव से आज का कंप्यूटर जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें एआई है, उससे अंदाजा हो जाएगा कि हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारी फीलिंग्स को समझने के काबिल हो गया, ठीक है। इसे कहते हैं सेंटीमेंट एनालिसिस। अब चलते हैं सेमी स्ट्रक्चर डाटा। सेमी स्ट्रक्चर डाटा क्या है, ये ऐसा डाटा है जो कि कुछ स्ट्रक्चर्ड है कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि बुक्स वाली जगह पे सारी बुक्स मौजूद हैं, लेकिन वो मिक्स है, बुक्स का सेक्शन मिक्स है, लेकिन ओवरऑल बुक्स अपनी जगह पे मौजूद है। ये कह रहा था अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। इसमें बेसिकली टैग्स या लेबल्स को यूज किया जाता है, यानी कुछ सेक्शन, पूरा जो आपका डाटा होगा उसके कुछ सेक्शन जो होते हैं वो एक खास स्ट्रक्चर के मुताबिक हमने प्रेजेंट किए होते हैं, लेकिन जो नेक्स्ट कंटेंट होगा वो कुछ भी हो सकता है। जो भी कंटेंट या पैराग्राफ या डिवीजन होगी उसका अपना स्ट्रक्चर, एक खास स्ट्रक्चर होगा। यानी एक पूरा फर्ज कीजिए एक वेब पेज है, इसकी एग्जांपल लीजिए। आप एक शॉपिंग करने के लिए गए किसी कंपनी के वेब पेज पे, तो आपके सामने मोबाइल है। जैसे वो क्या होता था हमारे ज़माने में, होता था जीएसएम अरीना होता था, अभी होता है मोबाइल की शॉपिंग के लिए डिफरेंट वेब पेजेस होते हैं कि नहीं होते। मोबाइल कभी विजिट करते हैं आप किसी कंपनी की प्रोडक्ट्स को विजिट करने के लिए जाएं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, उन प्रोडक्ट्स में जहां पे क्लिक करेंगे तो इंफॉर्मेशन सारी सिस्टमैटिक होगी। पहले इमेज लगा होगा प्रोडक्ट का, उसके साथ प्राइस होगी, उसकी डिस्क्रिप्शन होगी, वो जिस उन्होंने सारा उसको स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट किया होगा, ठीक है। यानी हर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर एक ही तरह का। लेकिन उसके नीचे कुछ कस्टमर्स ने फीडबैक दिया होगा, रिव्यूज दिए होंगे, तो वेब पेज का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो स्ट्रक्चर्ड है और उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है। इस वेब पेज, क्योंकि वेब पेज एक पूरा एक डाटा है, इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर में डिफरेंट टैग्स या लेबल्स होते हैं। लेबल लगा के ना, समझ लीजिए हेडिंग्स होती है, हेडिंग के जरिए से हम
उसको स्ट्रक्चर करते हैं। यानी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 ये स्ट्रक्चर्ड हो गई, ठीक है। अब हेडिंग एक खास वे में प्रेजेंट की जाती है, लेकिन उस हेडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन आ रही होगी फॉर एग्जांपल वो वेरी कर सकती है, वो अनस्ट्रक्चर्ड होगी, ठीक है। इसकी डिफरेंट एग्जांपल है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, जेसन, XML, HTML, ठीक है, और ये IoT, ठीक, इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस, ये इसकी एग्जांपल्स हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा के, ठीक है। की टर्म्स क्या है, टैग्स या मार्कर्स, इसमें हम जो इंफॉर्मेशन होती है उसको डिफरेंट टैग्स या मार्कर्स में क्लासिफाई करते हैं। XML क्या है, ये डिफरेंट टर्म्स है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, जेसन HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जेसन था जावा स्क्रिप्ट ओपन नोटेशन, गालबन ये है। आपके लिए टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है, इनकी एब्रीविएशन, सिर्फ नाम याद रखे। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा की क्या एग्जांपल्स हैं, XML फाइल, जेसन फाइल, HTML फाइल। HTML फाइल खास तौर पे आपके लिए अहम है क्योंकि इसे वेब पेजेस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और डिफरेंट ऐप्स बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, डिफरेंट फाइल्स भी यूज की जा सकती हैं अदर फाइल टाइप भी। कोई एग्जांपल्स हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल देखते हैं इसको एग्जांपल के जरिए से। ये हमारे पास एक वेब पेज है, ठीक है जी। अगर आप इस वेब पेज को ओपन करेंगे ना, डिफरेंट वेबसाइट पे जाते हैं, आप क्लिक करते हैं, आप देखते हैं कुछ इस तरह का मिलता है। अब ये चूंकि मैंने खुद बनाया हुआ है तो आपको इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से तो नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप देखें किसी न्यूज वेबसाइट पे जाते हैं तो क्लिक करते हैं तो उसके आगे आप जो न्यूज ओपन होती है वो कुछ इसी तरह की न्यूज ओपन होती है, ऐसा ही है ये उसी तरह का। क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ उस फील्ड का, तो मैंने जैसा तैसा बस काम चला लिया है, उसमें ब्यूटिफिकेशन नहीं आपको नजर आएगी, लेकिन आपको समझ आ गया ये एक वेब पेज इसी तरह से होता है। ये केस स्टडी है जो मैंने बेसिकली बनाई। इसमें अब देखें ये डिफरेंट हेडिंग्स आ रही हैं, ये हेडिंग है, ये हेडिंग, किसी हेडिंग में किसी टाइप की इंफॉर्मेशन है, किसी में किसी और टाइप की इंफॉर्मेशन है, कोई स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, लेकिन हेडिंग्स को प्रेजेंट करने का तरीकाकार स्टैंडर्डाइज्ड है। उस हेडिंग के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है। इसको अगर हम इसका फर्दर एनालिसिस करें ना, इसको हम ओपन करते हैं, ये तो वो है जो प्रेजेंट किया जा रहा है आपको। इसके बैक एंड पे जो काम है मैं आपको वो शो करवाना चाहता हूं। इसको मैंने ओपन किया नोटपैड के साथ, ठीक है। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन आप ये देखें, पहले आपको जो इंफॉर्मेशन वो यूजर को नजर आ रही होती है, लेकिन बैक एंड पे इंफॉर्मेशन ये होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये फाइल है, HTML फाइल है। इसमें अगर आप देखें, इसका एक आपको बज़ाहिर लग रहा होगा, पहली शक्ल नजर में देखेंगे ना आप कहेंगे ये तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा है, पता नहीं कोई तरतीब नहीं है, कोई जीव, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है। देखें तरतीब से नहीं है, रोज और कॉलम में तो नहीं है, लेकिन जब थोड़ा सा गौर करेंगे ना तो आप देखेंगे इसमें भी एक खास तरतीब है। पहले कोई भी जब हेडिंग आती है, वो जब भी हेडिंग आती है वहां पे लिखता है H1, ये हमारी हेडिंग है। इसके बाद अगर सेकंड हेडिंग आएगी H2, H3, जब भी हेडिंग आती है वो H का वर्ड यूज करता है। जब भी पेज आगे पेज ब्रेक आएगी तो वो P का वर्ड यूज करेगा। तो इस बज़ाहिर अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के अंदर भी कुछ तरतीब के साथ काम हो रहा है, ठीक है। ये वाला फाइल फॉर्मेट कौन सा है, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। हमें जब अपने वेब पेजेस डेवलप करने होते हैं ना, तो उसमें कुछ डाटा हमें स्ट्रक्चर्ड रखना होता है और कुछ डाटा अनस्ट्रक्चर्ड, उस वक्त ये फाइल फॉर्मेट यूज होते हैं। टेक्निकली ज्यादा जो यूज होंगे फाइल फॉर्मेट वो यही है। कौन कौन से, XML, JSON, HTML, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं, ठीक है। जैसे आप जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं ना कोई, उसके लिए भी यूज होते हैं वेब पेज। अब वेब पेजेस की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई एक तरह के वेब पेज थोड़ी है, कोई बुक्स के लिए अलग वेब पेजेस है, वीडियोस के लिए अलग वेब पेजेस है। तो किसी टाइप ऑफ वेब पेज के लिए हो सकता है जेसन जो है ये सूटेबल हो, किसी के लिए XML सूटेबल हो, किसी के लिए HTML हो, ठीक है। जब मैंने थोड़ा सा ये प्रोग्रामिंग ऐप वगैरह बनाना सीखी तो सबसे पहले HTML से स्टार्ट लिया, HTML बेसिक। लेकिन हमारे LMS के ऊपर जो छोटी मोटी हम कुछ ऑटोमेशन करते हैं वो XML में होती है। HTML में भी हो सकती है, लेकिन XML में ज्यादा ऑप्शन LMS के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल है। तो ये तीनों के तीनों समझ लीजिए जो फाइल स्ट्रक्चर्स है ना, ये आपके डिफरेंट वेब पेजेस और डिफरेंट एप्स बनाने के लिए यूज होते हैं। लेकिन डिपेंडिंग के कौन सा टाइप का वेब पेज या ऐप आप डेवलप कर रहे हैं, उस लिहाज से आपका फाइल
डिफरेंट होगी। तो ये सेमी स्ट्रक्चर समझ आ गया। चलिए, अच्छा कल मुझे याद है मैंने आपसे वाइब कोडिंग के बारे में पूछा था, तो क्या है वाइब कोडिंग? हाँ, एआई को हम प्रॉम्प्ट देते हैं और वो हमें कोई एप्लीकेशन की कोडिंग या एप्लीकेशन भी बना के दे देता है, ठीक है। अब ये एक छोटे से वेब कोडिंग में, ये वाइब कोडिंग में मैंने ऐप बनाई है। ये अच्छा मुझे बताइए, ये ऐप जो है, पहले मैं आपके सामने हल्का सा इसको डिस्प्ले कर देता हूँ। ये यूं ही मैंने बैठे बैठे यूं ही मुझे एक बताना है मैथ के लिए। ये इसमें क्या है, कुछ रेन ड्रॉप्स की शक्ल में इक्वेशन आ रही है, जैसे 24 डिवाइडेड बाय 6। तो ये मैथमेटिकल स्किल्स के लिए ना, शॉर्प करने के लिए ये ऐप है। तो इसमें हमने आंसर यहाँ पे लिखना है 4, वो गायब हो गया। ये एक मेरा आंसर गलत हो गया, मैं नहीं दे पाया, तो मेरा एरर काउंट हो गया। छोटी सी ऐप बताना चाह रहा हूँ। ये बज़ाहिर एक छोटी सी ऐप है, ठीक है, लेकिन आज से कोई 15-20 साल पहले छोटी सी ऐप बनाने के लिए भी अच्छी खासी कोडिंग स्किल्स चाहिए थी। आज के मैंने ये मेरा हाल है 4 से 5 मिनट लगे होंगे और ये ऐप बन गई, ठीक है। अच्छा, अब इस ऐप में अगर आप देखें, ये किस फाइल स्ट्रक्चर पे बनी है भला? HTML पे, ठीक है, HTML। अब डिपेंड करता है, अगर मैं इसमें मजीद कस्टमाइजेशन करना चाहता तो मैं इसमें कोई डिफरेंट फाइल स्ट्रक्चर उसमें ऐड कर सकता था, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखें ना, हम राइट क्लिक करके इसको देखते हैं, ओपन करते हैं नोटपैड के साथ, तो बज़ाहिर आपको लगेगा, ये अब मुझे बताइए ये कौन सा डाटा है? ये स्ट्रक्चर्ड है, अनस्ट्रक्चर्ड है या सेमी स्ट्रक्चर्ड? सेमी स्ट्रक्चर्ड है, ठीक है। बज़ाहिर अनस्ट्रक्चर्ड लग रहा है, अब पता नहीं कभी कोई चीज आ रही है, कभी कोई चीज आ रही है, कभी कोई छोड़, लेकिन अगर आप थोड़ा सा देखेंगे ना, तो इसके अंदर भी तरतीब है, ठीक है। वो खास चीजों को, जो इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है, एक खास वे में प्रेजेंट करता है। तो ये है हमारे 3 कैटेगरीज ऑफ डाटा। क्लियर हो गई? कौन कौन सी? स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में खास तो याद रखें, ये जो ब्रैकेट नजर आ रही है ना, और उसके बाद आपको हैश के बाद आगे कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसको वो कहता है ये है टैग्स या मार्कर्स, ठीक है। ये छोटे छोटे कंटेंट है, पीसेस है, समझ लीजिए। जब ये पीसेस इकट्ठे होते हैं, उसके बाद वो पूरी ऐप या वेब पेज वर्क करता है, ठीक है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा में आपको अक्सर टैग, जो फाइल स्ट्रक्चर मिलेगा वो टैग या मार्कर्स की शक्ल में मिलेगा, ठीक है। वो टैग्स या मार्कर्स बज़ाहिर आपको रैंडमली लग रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर जो इंफॉर्मेशन स्ट्रक्चर्ड हो रही है, ये देखें, ये टॉप बज़ाहिर आपको लग रहा था रैंडम है, लेकिन ये देखिए टॉप यहाँ पे भी उसने सेटिंग दी है, यहाँ पे भी सेटिंग दी है उसने, ये सारी इंफॉर्मेशन वो बता रहा है। तो ये स्ट्रक्चर्ड भी है एट द सेम टाइम, और इसमें अनस्ट्रक्चर्ड का एलिमेंट भी है। फाइल के नाम याद कर लेने आपने, कौन कौन सा है? सेमी स्ट्रक्चर्ड, XML फाइल, JSON फाइल, HTML फाइल। ये कोडिंग के लिए, वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए कॉमन फाइल स्ट्रक्चर यही यूज होते हैं। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में मुझे बताइए हमने क्या क्या सीखा। हमने टाइप्स ऑफ डाटा सीखा, हमने कैटेगरीज ऑफ डाटा सीखा। टाइप्स ऑफ डाटा में कौन कौन सी टाइप थी? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। और कैटेगरीज ऑफ डाटा में कौन कौन सी कैटेगरी थी? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड में हमने क्या सीखा कि कैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जरिए से और SQL, जो टेक्निकल टर्म्स है मैं सिर्फ आपके सामने रख रहा हूँ, उसके जरिए से हम डाटा को स्टोर करते हैं। और इसके अलावा जो अनस्ट्रक्चर्ड है, हाँ जी, उसमें हम नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जरिए से उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उसके बड़ा यूज क्या है? सेंटीमेंट एनालिसिस। कोई भी प्रोडक्ट आपने लॉन्च की है, कस्टमर का फीडबैक आप आसानी के साथ विद इन सेकंड एनालाइज कर सकते हैं। हजारों मिलियंस के भी अगर रिव्यूज क्यों ना हो, चंद सेकंड में आप उनका एनालिसिस कर सकते हैं। और फिर सेमी स्ट्रक्चर्ड। सेमी स्ट्रक्चर्ड में हमने क्या सीखा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा जो है ये नॉर्मली कहाँ यूज होता है? ये डिफरेंट वेब पेजेस क्रिएट करने में, एप्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। और उसमें हम कितनी तरह के हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये चंद एक कॉमन एग्जांपल है, और भी बहुत सी ऑप्शंस है। कॉमन एग्जांपल कौन कौन सी है? फाइल स्ट्रक्चर्स की XML, JSON और HTML। शाबाश, क्लियर। आपने घर जाके नोट्स आपको दे दिए गए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, इसको रीड करना है, इसके एंड में जो क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करना है, ठीक है। कल क्लास के स्टार्ट में पहले छोटा सा क्विज होगा हमारा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। डन जी। चलिए, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।